हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग टीचर बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए पढ़ रहे थे और यह पुस्तक है आपके एससीईआरटी का। एससीईआरटी की पुस्तक है 8वीं क्लास का, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इतिहास बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है। इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप 3.0 दे रहे हैं, जो पेपर कैंसिल हो चुका है, आप देखेंगे बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ से ही पूछे गए हैं। इतिहास में अगर आप एससीईआरटी या एनसीईआरटी दोनों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये आपके एससीईआरटी का किताब हो जाता है ना। ये जो बुक्स है भारत बिहार सरकार का जो है, बिहार समग्र जो है अध्ययन है, ये हो जाता है आपका एससीईआरटी का 8th क्लास का यह बुक्स हो जाता है जिसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है इतिहास के बारे में। हम लोग लगभग 1885 से लेकर के 1947 तक हमें इसमें पढ़ना है, जिसमें 2-3 क्लास हम लोगों ने देखा। आज का जो क्लास हमारा हो जाता है गांधी का आगमन। यह गांधी के आगमन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और गांधी युग ही एक अलग युग के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1919 में महात्मा गांधी का सक्रिय रूप से भारत के राजनीति में उनका आगमन होता है, वो प्रवेश करते हैं और 1948 तक वो भारत की राजनीति को अपने कंधे पर लेकर ही बहुत ऊंचाई पे ला करके रख देते हैं। तो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारा जो फैक्ट है यहाँ से बनता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका महात्मा गांधी। तो देखते हैं, भारत जो है, भारत सदियों से एक पराधीन राष्ट्र रहा है। भारत जो है सदियों से एक पराधीन राष्ट्र रहा है। और एक बात आपको बता दें कि दुनिया का हर लोगों की चाहत, या दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का चाह होता है अपने आप को आज़ाद रखना, अपने आप को स्वतंत्र रखना। कोई भी किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक उसे गुलाम बना के नहीं रख सकता। और यही चीज़ें थी जो भारत के अंदर और भारत के जनमानस के लोगों में ये सब चीज़ें शुमार होते गया। और उन लोगों के अंदर भी इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आंदोलन की। जैसे आप देखते होंगे 1857 की क्रांति में पहला एक आंदोलन था और वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो जाए, लेकिन सैनिक शक्तियाँ ब्रिटिश हुकूमत के पास बहुत ही समझिए कि शक्तिशाली था। लेकिन वहाँ तक यह जो स्वतंत्रता जो थी, जो चाहत थी, जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहते थे, वहीं पर नहीं रुका। यह सिलसिला और यह कारवां लगातार चलते रहा। और इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे राष्ट्रीय नेता, जैसे आप देखेंगे 1885 ईस्वी में एक अखिल भारतीय एक संगठन का निर्माण होता है जिसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस में जो पहला जो समुदाय के जो लोग थे, जो वर्ग के लोग थे, जिसे हम लोग नरमपंथी या उदारवादी पंथ के जो हम लोग कहते हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया इसको आगे बढ़ाने का। बाद में हम लोग देखेंगे 1915 आते आते देखेंगे हम लोग इस समय गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है। और फिरोज शाह जो मेहता हैं, फिरोज शाह अगर मेहता की हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, फिरोज शाह मेहता की, तो 1915 में इन दोनों आदमी की मृत्यु हो जाती है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे जो लोग हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही शिथिल पड़ जाते हैं। भारतीय राजनीतिक अगर कहा जाए तो उस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहा होता है। एक अभाव का जो सिलसिला था, वो अभाव बिल्कुल भारतीय राजनीति में साफ नज़र आ रही थी। शून्य जो उभर के सामने आया था वो बिल्कुल शून्य जो है स्पष्ट दिख रहा था, जिसको भरने के लिए, जिसको पूर्ति करने के लिए महात्मा गांधी का आगमन होता है। और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का जब प्रवेश होता है तो भारत की राजनीति को ही ये पलट देते हैं। हम लोग उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। और ये 8वीं क्लास की किताबें हैं, इसमें पूरा डिटेल्स नहीं दिया है, लेकिन जितना भी दिया है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। देखिए, वो उस समय था जब भारत में, यानी कि पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी और एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और उसी समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से चल कर के भारत आ रहे थे।
सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में, कुछ जीवनी के बारे में हम लोग चर्चा कर ले ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को होता है। इन्हें बहुत प्यार से लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और 2 अक्टूबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसी समय आप देखिएगा 2 अक्टूबर के दिन जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महात्मा गांधी का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो चाहते थे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाए, तो उसी दिन उसे लागू करते हैं। 2 अक्टूबर का दिन रहता है 1959 में। नागौर जो राजस्थान का ज़िला होता है, यहीं से प्रारंभ होता है। और 1959 में ही आपको आंध्र प्रदेश में भी आप देखते होंगे तो पंचायती राज का जो व्यवस्था है उससे लागू कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे ताकि हमें पीटी से संबंधित जो है जानकारी हो सके, है ना। और इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी होता है। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई है। आपको ये जानकारी होगा कि 16 वर्ष और 6 माह की अवस्था में उनका विवाह हो जाता है और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। 16 वर्ष 6 माह की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है। और इनके दादा का नाम अगर देखा जाए, ऐसे दादा का नाम पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, तो दादा का नाम उत्तम गांधी हो जाता है ना, उत्तम गांधी हो जाता है। इन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसमें हीरालाल बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। इन्होंने एक दत्तक पुत्र को भी अपनी दत्तक पुत्र को लिया था, जिनका नाम था जमनालाल बजाज। आप देखते होंगे 1888 ईस्वी में यह लंदन चले जाते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। यह समय रहता है 1888 ईस्वी का, 1888 ईस्वी का वो काल रहता है, 1888 ईस्वी का। 1891 ईस्वी में यह भारत लौट कर चले आते हैं, क्योंकि उस समय इनकी पढ़ाई जो है, बैरिस्ट्री की जो पढ़ाई है, ये पास कर चुके होते हैं। जब ये भारत पहुंचते हैं तो भारत में गुजरात का एक पोरबंदर जगह होता है और मुंबई, दोनों जगह ये कोशिश करते हैं कि हमारी वकालत चल जाए, लेकिन वकालती में ये असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तब जाकर के 1893 में, पूरे डिटेल्स में नहीं ले जाएंगे, जो 8वीं किताब में है, थोड़ा सा इसको विस्तार रूप हम देंगे। तो 1893 हम देखेंगे कि उस समय एक गुजरात का व्यापारी है अब्दुल्ला एंड कंपनी, उसी से संबंधित केस लड़ने के लिए चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में उनके साथ बहुत ऐसी घटना घटती है जिसके वजह से एक लंबा समय साउथ अफ्रीका में ही बीतता है। जैसे आप देखते होंगे साउथ अफ्रीका की अगर हम लोग कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे एक गिरमिटिया मजदूर रहते हैं। गिरमिटिया मजदूर से आशय है कि वह भारतीय मूल के वासी रहते हैं, जो वहाँ पे श्रम करने के लिए, काम करने के लिए वो चले जाते हैं और वहीं पे जाके वो बस जाते हैं, रह जाते हैं लोग। लेकिन उनको वो अफ्रीकी की तरह उनको अधिकार से वंचित रखा जाता है और बहुत सारे जो अधिकार हैं, बहुत सारे जो मूलभूत जो आवश्यकता की जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो मान सम्मान होनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं प्राप्त होता। और वहाँ पे नस्ल भेद का वो शिकार हो जाते हैं, रंग भेद का वो शिकार हो जाते हैं। और इसका शिकार तो महात्मा गांधी भी होते हैं। तब उन्होंने इन नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं, एक सत्याग्रह करते हैं। और सत्याग्रह की असर या परिणाम की बात करें तो 1914 में इस तरह होता है कि ब्रिटिश हुकूमत बहुत ऐसे कानून जो बनाए होते हैं, वो सारे कानून को धीरे धीरे वो निरस्त कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी का जो प्रथम सफलता मिलती है साउथ अफ्रीका में, उसकी चर्चा सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी हो रही थी। और यह जो सिलसिला जो चल रहा था, महात्मा गांधी का जो सफलता, जो सारे देशों में उनकी एक अलग पहचान बनाई जा रही थी, वो पहचान भारत में भी एक तरीके से बनता हुआ जा रहा था। जैसे आपको पता होगा कि 1915 में जब महात्मा गांधी भारत में लौट के आते हैं, तो उनके लौटने से पहले ही महात्मा गांधी की चर्चा पूरे भारत के जनमानस में एक अलग ही पहचान बना दिया था। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश अगर देखा जाए तो 1919 से माना जाता है।
1919 में कुछ घटना भारत में घटती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन जब ये भारत में 1915 में पहुंचते हैं, 1915 में जब ये भारत पहुंचते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले की ही होती है। और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में ही हो जाती है। उनकी उम्र उस समय लगभग 48 ईयर्स होता है। और उन्होंने ये कहा कि गांधी, सबसे पहले आपको पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए, ताकि जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो फैलाया गया जो षड्यंत्र है उसकी जानकारी आपको हासिल हो सके, और भारत के जो लोग हैं किन हालात में हैं, किन परिस्थितियों को झेल रहे हैं, उससे आप अवगत हो सके। इसलिए आपको 1 साल का भ्रमण करना चाहिए। महात्मा गांधी भारत के हर राज्यों में घूमना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हमें घूमना चाहिए। और वहीं पे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। और यहाँ से शुरुआत होता है उनका सफ़र भारत की राजनीति में। 1915 में घूमने के बाद जब 1916 का काल आता है, तो उस समय देखिएगा लखनऊ अधिवेशन होती है। जो भी हम बता रहे हैं सब रिलेटेड है आपके एग्ज़ाम से। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है, जिसमें बिहार का एक प्रतिनिधि, बिहार का एक किसान, एक जमींदार जो शरीक होता है आपके लखनऊ अधिवेशन में, उनका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल नाम रहता है। राजकुमार शुक्ल नाम रहता है। और यह चंपारण के एक छोटे से गांव मुरली भरहुआ के रहने वाले थे। इनके बारे में कहा जाता है कि लगभग इनके पास 250 बीघा की ज़मीन थी और लगभग 200 से कहीं ज़्यादा इनके पास मवेशी थी। लेकिन इन्होंने ज़मींदारी उन्मूलन के लिए और अपने किसानों की भला के लिए ये सारे ज़मीन जायदाद को न्यौछावर कर देते हैं। इनके बारे में अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय कफन खरीदने के लिए भी इनके पास रुपए नहीं होते, इनके पास पैसे नहीं होते। इस तरीके से भारत के मतलब किसानों के आंदोलन में इस तरीके से जो एक मिसाल पैदा किया राजकुमार शुक्ल ने, इनके बारे में इतिहास बहुत कम ही जानकारी देती है। आप ये देखते होंगे जब 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है तो इन्होंने आप बीती कहानी वो सुनाते हैं वहाँ पे, और वहीं पे मुलाकात होता है महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल का। और राजकुमार शुक्ल निमंत्रण देते हैं कि आप मेरे चंपारण में आइए, और चंपारण की जो स्थितियां हैं, जो तिनकठिया पद्धति से हालात बहुत ही ज़्यादा किसानों की ख़राब हो गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी, उसको उबारने की वो चर्चा वहाँ पे करते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होता है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी ये भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम चंपारण में चलना चाहिए। तो चंपारण में वो सबसे पहले पटना पहुँचते हैं, और पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए वो मोतिहारी पहुँचते हैं। मोतिहारी में बिहार का एक उपराज्यपाल है जिसका नाम है अल्बर्ट गेल। वो सीधे इनको ये कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आपके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन उनकी अवहेलना करने के बावजूद भी इनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, और अपनी जो कहानी है, अपनी जो तर्क है, वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं। और वहाँ पे न्यायालय इस बात को स्वीकार करता है कि ठीक है, आप कम से कम किसानों की दिनचर्या और किसानों की हालात का जायज़ा लेना चाहिए। और किसानों की जायज़ा लेने के बाद इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर असलाई होते हैं और उनके सदस्य महात्मा गांधी को बनाया जाता है। चंपारण एग्रेरियन कमेटी यह साबित करती है कि किसानों की हालत बहुत ही ख़राब थी। तब जाकर के उस कानून को निरस्त कर दिया जाता है जिसको हम लोग तिनकठिया पद्धति कहते हैं। और तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के बाद आप देखेंगे जो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा ज़मीन पे नील की खेती करना अनिवार्य था। बाद में देखते हैं फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा नए चीज़ों का आविष्कार होने लगता है, और साथ ही साथ एक रसायन जो नील का जो है वो आविष्कार हो जाता है, जिसका मांग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और किसान चाहते थे कि नहीं, अब हमें नील की खेती में जो ज़्यादा जो मुनाफा मिल रही थी अब हमको नहीं मिलता है, इसलिए हमें ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर बात करें तो अंग्रेज़ी जो ज़मींदार थे वो इस व्यवस्था को हमेशा बना के रखना चाहते थे। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के समय में महात्मा गांधी का सहयोग देने वाले वो लोग कौन थे, जिनके बारे में अक्सर बीपीएससी और बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। जितने भी है आप यहाँ से देखेंगे तो बार बार सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनके सहयोगी कौन थे।
ताकि आपको याद भी रहे, है ना। तो सहयोगी में देखिएगा एक ट्रिक मैंने बनाया है, आप चाहें तो उसे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और बहुत बार सवाल पूछा गया है। ट्रिक आपका हो जाता है ब्रीरा, ब्रीरा अमन मजे, अमन मजे। ये 6-7 जो नाम है इसको याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ब्रीरा का मतलब होता है ब्रिज किशोर प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद पूछा गया सवाल है, ब्रिज किशोर प्रसाद। राज से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और से आपका हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह है। और चंपारण सत्याग्रह में इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा योगदान था और यहाँ से सवाल भी है, डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद म से हो जाएगा मजहरुल हक, मजहरुल हक हो जाएगा, मजहरुल हक हो जाएगा, है ना। और यहाँ से देखेंगे मन न हो जाएगा। एक है नरहरि पारिक, नरहरि पारिक हो जाते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जेबी कृपलानी हो जाते हैं, है ना, जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ये नाम आपको याद होना चाहिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है, आगे हम लोग देखेंगे, देखिए कहता है कि सत्याग्रह शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग थी। नस्ल भेद की बात करें तो शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव था। यहाँ से एक चीज़ आपको मिलेगा पढ़ने को। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो जब पिट्सबर्ग में पहुँचते हैं, जब उन्होंने ट्रेन का पहली श्रेणी का जब वो टिकट लिए थे, तब भी उनसे नस्ल भेदभाव को लेकर के बहुत ज़्यादा जायज़ किया गया था। और हालांकि वहाँ के जो गोरे लोग थे उनको धक्का दे करके ट्रेन से बाहर कर दिए। जब इनका ये शिकार पड़े तब उनको समझ में आया कि नहीं, ये हालात जो है भारतीय लोगों के साथ, जो गिरमटिया जो किसान थे उनके साथ बहुत बुरा हाल है। तब वो अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय साउथ अफ्रीका में बिताया। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जाति व्यवस्था एक अलग ही रूप धारण किया हुआ था, जिसके वजह से हमारे भारत का विकास, हमारा सामाजिक संरचना और हमारा देश, हमारा समाज वो उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर पाया कि जितने भी राष्ट्रीय नेता थे इसके बारे में कभी भी ज़्यादा ज़ोर शोर से काम नहीं किया। जैसे हम लोग अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने का अथक प्रयास करना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो कांग्रेस के मंच से ही खड़ा होकर के ये बात बोलते हैं, वो कतई इसे मिटाने की बात नहीं करते। यहाँ तक कि आप देखिएगा वो चातुर्वर्ण व्यवस्था को बना कर रखना चाहते थे। हालांकि हम लोग अगर मेंस पढ़ेंगे इसका तो मेंस में ये सारा चीज़ें विस्तार रूप से आपको मिलेगा। तब आपको वहाँ पे कंट्राडिक्शन का माहौल आपको पैदा होता है। जैसे पेरियार साहब का हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी, जो यूपी से में भी सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जब 1915 में जब भारत पहुँचते हैं तो वहाँ पे गुजरात का अहमदाबाद है, जहाँ पे साबरमती नदी के किनारे वह एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं से आंदोलन का शुरुआत ये कर देते हैं। और एक चीज़ और भी है, एक प्रश्न और भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जैसे 1857 की क्रांति में प्रारंभिक बिंदु जो है ये पूछा जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु हम लोग मेरठ कहते हैं, है ना। 10 मई को मेरठ में स्टार्ट हुआ था, मेरठ से ही यह प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। उसी तरीके से चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ एक छोटे से गांव में हुआ जिसका नाम है जसौली पट्टी। याद रखिए, जसौली पट्टी नाम रहता है ना, जिसका नाम है जसौली पट्टी। यह चंपारण का एक छोटा सा गांव है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को प्रारंभ किया। और चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा 1917 में प्रारंभ हुआ, है ना। और यहीं पे कहता है कि गांधी जी को आगमन के समय भारत में होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था। भारत में होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। उसके बाद एनी बेसेंट हो जाती हैं। उस समय बहुत ही जोर शोर पर था ये सब चीज़ें 1916 में। और 1916 में ही आप ये देखते होंगे कि लखनऊ का अधिवेशन होता है और 1917 में महात्मा गांधी का आगमन जो होता है बिहार के चंपारण में होता है।
और यहीं पे देखेंगे इसमें शरीक नहीं हुए महात्मा गांधी। वे होम रूल आंदोलनकारियों के इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेजों के लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर था। देखिए, जब प्रारंभ में महात्मा गांधी जब भारत पहुंचते हैं तो 1915 में आते आते सबसे पहले भारतीय जनमानस के लोगों में, भारत की जो सबसे एक बड़ी आबादी थी, आज भी है युवाओं की, युवाओं से मिलने के बाद वो अपील करते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत में और ब्रिटिश के साथ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। भारत में बहुत एक बड़ी आबादी थी युवाओं की, युवाओं से ये अपील करते हैं कि आपको अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। इस तरीके से ये अगुवाई करते हैं जिससे अंग्रेजी हुकूमत खुश होकर के इनको सार्जेंट की उपाधि भी देती है, यानी कि भर्ती कराने वाला सेना का भी उपाधि महात्मा गांधी को दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी को विश्वास होता है, एक यकीन होता है ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासन पे, और वो कभी भी ब्रिटिश हुकूमत का खिलाफ महात्मा गांधी जाना नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी नरमपंथी थे, नरमपंथी नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी क्योंकि महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा जो फोकस करते थे, जो सबसे ज़्यादा जो विश्वास था, जो उनका भरोसा था, वो सत्याग्रह पर था। तो यही चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ये कहता है कि इस रणनीति के तहत होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था और गांधी जी नरमपंथी राजनीति में भी आस्था नहीं रखते थे और गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, चंपारण सत्याग्रह जो है, यहाँ से पीटी का भी सवाल पूछता है और मेंस का भी सवाल पूछता है। बहुत बार मेंस का भी सवाल पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, बहुत बार पीटी से संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह भारतीय राजनीति के लिए एक प्रमुख बिंदु होता है, ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हालांकि ये प्रयोग की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका से लेकर के आए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जिस प्रयोग को उन्होंने ईजाद किया था उसी का इस्तेमाल ये बार बार सत्याग्रह का इस्तेमाल जो है और जो प्रयोग है चंपारण सत्याग्रह में करते हैं। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता का परिणाम अगर देखेंगे तो उनके द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन है सब में दिखता है। तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ने के पहले स्थानीय समस्याओं को लेकर चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जैसे ही सफल हो जाता है तो उस प्रेरणा से बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं खेड़ा का और अहमदाबाद का, जो उनको निमंत्रण दिया जाता है, उनको एक ये कह सकते हैं कि बड़ा एक अलग दृष्टिकोण उनको वहाँ पे प्राप्त हो जाती है और भारत की राजनीति में एक अलग पहचान बन जाता है महात्मा गांधी को लेकर के। क्योंकि महात्मा गांधी को लेकर के ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगने लगता है कि शायद अगर जहाँ भी सत्याग्रह या जहाँ भी आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में होगा वो सफल हो जाएगा। इस तरीके से भारतीय जनमानस का भरोसा जीतना महात्मा गांधी के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में एक जो शून्य है, वो शून्य का जो अभाव भारतीय राजनीति में जो दिख रहा होता है उसको भरने के लिए महात्मा गांधी के अलावा कोई दूसरा राजनीति या राष्ट्रीय नेता नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चंपारण और खेड़ा तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन और औद्योगिक मजदूरों ने से संबंधित है। ये सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है और 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया था। इस फैसले के तहत बीघे के 3 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो ज़मीनें हैं किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य थी। इसे ही 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते हैं। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज बगान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुचित शर्तें रखी। किसानों के विरोध और तंगहाली के बावजूद अंग्रेज जमींदार किसानों को लूटते रहते थे। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुंचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया।
भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तूल देना नहीं चाहती थी। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर के गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एससीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं और एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अक्सर अगर आप पीसीएस की तैयारी करते होंगे या दिल्ली जाते होंगे तो सबसे पहले टीचर लोग यही कहता है कि बुआ कम से कम एनसीईआरटी का अध्ययन करिए और एससीईआरटी का अध्ययन कम से कम 5 से 6 महीना करिए, तब जाकर के आपका प्रारंभ होता है, तब जाकर के आपका शुरुआत होता है यूपीएससी का या बीपीएससी का। हम इन किताबों से 2 चीज़ सीखते हैं। सबसे पहला, अगर हम लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हावी टीचर हैं और आपके हाथों से एक भविष्य का निर्माण होगा, तो कम से कम आपके अंदर भी वो बौद्धिकता होनी चाहिए, वो नैतिकता होनी चाहिए और वो मौलिकता होनी चाहिए। और वो सारा का सारा चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं कि आपके घर से मिलता होगा, तो चीज़ें हम कहीं ना कहीं हम इस किताबों से सीखते हैं, एनसीईआरटी की किताबें और एससीईआरटी की किताबें। दूसरा, आपका एनालिटिकल अप्रोच बढ़ जाता है और साथ ही साथ आपका फैक्ट पर भी कमांड होता है ताकि आप बेहतर एक टीचर बन सकें। तो फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग गांधी जी अपने सहयोगियों ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी और बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम घूम कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते एवं बयान दर्ज करते। सरकार ने भी मामले की छानबीन के लिए कमेटी गठित की जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया, जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। और गांधी जी आयोग को समझने में सफल रहे कि तिनकठिया व्यवस्था समाप्त हो और बगान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूली रकम की वापसी किया जाए। कितना? तो बगान मालिक 50% रकम वापस करने पर सहमत हो गए। हालांकि यहाँ की जनता कहती थी कि सबकी सब माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन महात्मा गांधी को लगा कि 25% अगर बात किया जाए कि 25% अगर रकम जो वापस किया, यह भी अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बेइज्जती के समान ही था। गांधी जी मानते थे क्योंकि उनकी नज़र में यह भी बगान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी और शर्मिंदगी से एक दशक के अंदर ही बगान मालिक चंपारण छोड़ करके चले गए। यहाँ देखिए, चंपारण की सफलता के बाद अहमदाबाद के मजदूरों ने भी मदद मांगी और वे विश्व युद्ध, है ना, यह विश्व युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई को लेकर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिकों मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अतः गांधी जी ने शांतिपूर्ण हड़ताल का सुझाव दिया, लेकिन बगैर वेतन के मजदूर लंबे समय तक हड़ताल नहीं कर सकते थे। इस परिस्थिति में गांधी जी ने स्वयं भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महात्मा गांधी का सत्याग्रह है जहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गांधी जी की भूख हड़ताल से घबराकर मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन क्या किया? बढ़ाने का निर्णय ले लिया और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादियों को सत्याग्रह का शस्त्र दिया। शांतिपूर्ण हड़ताल और उपवास के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का राष्ट्रवादियों ने डट कर मुकाबला किया। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इनका दूसरा जो टॉपिक है, रॉलेट सत्याग्रह। क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह जो है, यहाँ पे भारतीय राजनीति में एक मोड़ होता है और यहीं से महात्मा गांधी सक्रिय रूप से भागीदार हो जाते हैं। यहीं से महात्मा गांधी कांग्रेस में उस सक्रिय रूप से उनकी भूमिका जो है बढ़ने लगती है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की जो भूमिका होती है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का जो समझिए कि जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का जब प्रतिनिधि के तौर पे महात्मा गांधी को जब आगे बढ़ना होता है तो कांग्रेस को महात्मा गांधी कहें या महात्मा गांधी को कांग्रेस कहें, दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोनों की अगर बात करें तो महात्मा गांधी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कांग्रेस संगठन में कि उनके अलावा किसी दूसरे का नहीं चलता है। और यही वजह होता है कि बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी को कांग्रेस कहिए या कांग्रेस को महात्मा गांधी कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लोग यहीं रॉलेट सत्याग्रह से प्रारंभ करेंगे। देखिए, यहाँ पे कहता है कि मोतिहारी में अपने प्रवेश पर कमिश्नर द्वारा पाबंदी लगाए जाने संबंधी सरकारी आदेशों के उत्तर में मोतिहारी के जिलाधिकारी को 6 अप्रैल 1917, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या कहा? तो सार्वजनिक हित और जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखते हुए उनके लिए चंपारण जिला छोड़ना संभव नहीं है और सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए सरकार उन्हें जो भी सजा देगी वे उसे मानने के लिए सहर्ष तैयार हैं।
आपके टीचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3.0 के लिए और 4.0 के लिए। और साथ ही साथ 70 बीपीएससी का तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल है डायरेक्ट पूछा जाता है। और आप देखिएगा कितना बेहतर मटेरियल है। यह 8वीं क्लास का SCERT की किताबें हैं। और SCERT की किताबें पढ़े बगैर टीचर का एग्ज़ाम फाइट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अतुल प्रसाद ने, जो पूर्व के इसके जो अध्यक्ष थे बिहार लोक सेवा आयोग के, उन्होंने ये बात कहा था कि आपको बाज़ार की किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपने घर पे बैठिए, है ना, और SCERT की किताबें, NCERT की किताबें अध्ययन करके आइएगा, तब हमारे द्वारा जो बनाई गई प्रश्न है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग SCERT की किताबें कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रॉलेट सत्याग्रह करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग कोशिश करेंगे उसको करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।